हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं 27 नवंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने। इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस जो है ना हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु है और इनका आपको याद होगा औरंगजेब के शासन में जो है ना ये शहीद हुए थे। हाल ही में इसरो ने कहाँ से PSLV C-54 रॉकेट और इसके साथ में ओशियन सेट 3 और 8 अन्य नैनो सैटेलाइट जो है ना उनको लॉन्च किया है। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया है ये तुमसे पूछा है, तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर ये PSLV ये क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक्चुअली आपके अर्थ के अंदर जो है ना ये 3 टाइप की अर्थ ऑर्बिट होती है अर्थ के पास सैटेलाइट छोड़ने के लिए। लाइक ये अर्थ है तो इसके पास पहली अर्थ ऑर्बिट है, इसका जो इसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। दूसरी अर्थ ऑर्बिट को बोलते हो मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरी अर्थ ऑर्बिट को बोला करते हो आप लोग जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो जनरली सारे सैटेलाइट या तो यहाँ पे छोड़े जाते हैं। इसका हाइट है 2000 किलोमीटर, इसका हाइट है एक्चुअली 20,000 किलोमीटर और इसका हाइट है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इस लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है जिसका नाम है PSLV। ठीक है ना, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो आप लोग इस सैटेलाइट की अब फिलहाल बात कर रहे हो इस सवाल में। PSLV C-54 रॉकेट और ओशियन सेट 3 और इसके साथ ही 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं अभी हाल ही में। और सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट है भूटान सेट INS-2B। भूटान सेट यानी कि इंडिया भूटान का जॉइंट सैटेलाइट है ये, जो कि एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर नैनो सैटेलाइट के टाइप में आता है। इसरो ने श्री हरिकोटा स्पेस धवन रिसर्च सेंटर से जो है इनको लॉन्च किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। अब ये लॉन्चिंग पैड वगैरह सब आपने देख ही लिया है। 8 नैनो सैटेलाइट है। ये 528 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है ना तकरीबन इनको जो है ना छोड़ा जाएगा। रॉकेट की ऊंचाई तकरीबन 44.4 मीटर है, जो कि PSLV C-54 है। इसका जो भार है वो 321 टन है, ये याद रखिएगा। और ये सैटेलाइट आप पूछोगे कि काम क्या करेंगे। देखो, इनका मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन का जो है वो डेटा कॉन्टिन्यूटी का है। जो ओशंस के कलर और विंड वेक्टर जो है ना उसके ऑपरेशन अप्लायंसेस को देखना है। तो ओशंस पे जो हमारी सूरज की जो वेब क्योर्स पड़ती है, द कलर ऑफ द ओशंस एटमॉस्फेयर इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ इंसिडेंट लाइट विद सब्सटेंसेस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द वाटर और एटमॉस्फेयर। तो उसके हिसाब से इस ओशंस के कलर को मॉनिटर करना के साथ साथ जो है ना ओशंस के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी आगे और बढ़ावा देना, इसके लिए ये वाले सैटेलाइट जो है ना वो लॉन्च किए गए हैं अभी हाल ही में। अगर मैं इसरो की बात करता हूं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना करने वाले विक्रम साराभाई थे, याद रखना। और इसके चेयरपर्सन का नाम S सोमनाथ है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। आइए आगे जाते हैं हम लोग। और इसरो का चंद्रयान 1 मिशन तो खैर आप लोगों को ज़रूर याद रहा ही है वैसे भी। हाल ही में किसने E-कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। E-कोर्ट, सब काम ऑनलाइन। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे गुजरात के अंदर सबसे पहले भारत की न्याय घड़ी स्थापित की गई थी। पेपरलेस काम होगा के साथ साथ केसेस कितने हैं, कितने टोटल पेंडिंग केसेस है, ये सब कुछ ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा। ये E-कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें ये ए ऑप्शन है धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये हमारे भारत के 50वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं। अमित शाह आप लोग जानते हो भारत के गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली E-कोर्ट परियोजना जो है ना इसको स्टार्ट किया है ताकि लोगों को जो ना इमरजेंसी सस्ती सुलभ किफ़ायती और पारदर्शिता, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही आएगी और इसके अलावा जो है ना लोगों को एक इंस्टेंट जो है वो सुविधाएं मिलेगी। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जस्टिस क्लर्क या सारी की सारी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा जितने भी कोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको लिया जा सकेगा।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तो लॉन्च किया, मतलब समय पे लोगों को सेवाएं देना, कोर्ट में जो है वो समर्थन प्रणाली स्थापित करना, इसके अलावा न्याय को सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए ये वाला काम स्टार्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना जो है ना वैसे 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी फेडरल कोर्ट के रूप में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और इसका जो मोटो है वो क्या है, IAST, ठीक है ना, यस्तो धर्मास्तो जयस, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ है, इनसे पहले थे उदय उमेश ललित, ठीक है। अगला जो सवाल हमारा है कि भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को रिपब्लिक 2023 की परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव। इस सवाल का सही आंसर रहेगा इजिप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से कोई भी देश विदेश के नेता हमारे भारत देश में नहीं आ पा रहे थे, अब आ रहे हैं 2023 में मिस्र के नेता। अब ये कौन है सर, तो मिस्र के राष्ट्रपति है जिनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है। ये राजकीय मेहमान हमारे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमंत्रण इन्हें भेजा जा चुका है और मिस्र की तरफ से इसे स्वीकार भी कर लिया जा चुका है। तो इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी देश के राजकीय मेहमान हमारे होने वाले हैं। काफ़ी ज़रूरी ये चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट की बात करें तो एक तो आपको ये नदी दिख रही होगी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसको आप लोग नील नदी कहते हैं, और इसकी कैपिटल याद रखिएगा काहिरा है, ये भी ज़रूर याद रखना आप लोग। चलिए अगला सवाल है कि गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नाम है दलाई लामा, जो आपको फोटो में खैर दिखाई दे ही रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है ना वो सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, खेल, नवाचार के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देता है, उनको गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 1959 में दलाई लामा अपना देश तिब्बत छोड़ के जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आए थे, वहाँ आश्रय लिया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद धर्मगुरु दलाई लामा और उनके साथ हज़ारों अनुयायी जो है ना वो भारत आ गए थे। तब से भारत सरकार ने इन्हें शरण दे रखी है। ये 14वें दलाई लामा है और पहले शांति पुरस्कार से इनको नवाजा जा रहा है। इनको मतलब पहली बार मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, इनके द्वारा जो है ना इनको सम्मानित किया गया है ये इस अवार्ड से। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो कजाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है कासिम जोमार्ट टोकायव। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, यही है कासिम जोमार्ट टोकायव। ये राष्ट्रपति बने हैं 81.31 वोटिंग परसेंटेज के साथ में। एकदम से देश के मतलब चुनाव हुए और उसमें जीते। इनका दूसरा कार्यकाल रहने वाला है। कजाकिस्तान की बात करता हूँ तो कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और मतलब ये यूरेशिया के रूप में आने वाला एक देश है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश के रूप में आता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही ये बना था आपका। इसकी कैपिटल अस्ताना, थोड़े दिन पहले इसकी कैपिटल नूर सुल्तान थी, लेकिन दोबारा से बदल के इसकी अस्ताना कर दी गई है। करेंसी इसकी कजाकिस्तानी टेंगे है, याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी रशियन और काजिक है। ये रूस के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। ये रूस के टुकड़े हुए थे, अब उसमें से ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है ना, और इधर जो है ना आप लोगों का यूक्रेन, बेलारूस, ये 15 ऐसे इसके टुकड़े हुए थे। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 61 है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का ठीक है। भारत ने 6 स्लॉट में अपनी रैंक में सुधार किया है। अब 61 में हम लोग आए हैं इस रैंकिंग में। और 4 अलग अलग स्तंभ में जो जैसे कि आपके लोग हैं, ये इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा शासन है, इसके प्रभाव में 58 वेरिएबल जो है ना कवर किए गए हैं। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जिसके अंदर जो है ना यूँ कहिएगा कि पब्लिक, टेक्नोलॉजी, सुशासन और इसके अलावा लोगों में प्रदर्शन, इनको तत्परता के दिखाई करते हैं, इसमें दिखाई देता है। तो इंडिया का जो है ना 61 रैंक आया है इसके अंदर। इंडिया का 61 है, लेकिन नंबर 1 किसका है? अमेरिका का नंबर 2 है, सिंगापुर का 3, स्वीडन का 4, नीदरलैंड और 5 जो है ना वो आया है इसका स्विट्ज़रलैंड का। और ये नंबर मतलब ये किस चीज़ का है? टेक्नोलॉजी का हुआ, लोगों पे सुशासन का हुआ, लोगों पे गवर्नमेंट का इफेक्ट का हुआ। इसमें इस ओवरऑल नेटवर्क की ही रैंकिंग को देखा जाता है। इंडिया के 51.19 मार्क्स है और टॉपर जो है उसके मार्क्स कितने हैं? 80.30 है।
ये रैंक जारी करता है पोर्टुलांस संस्थान, पीआई जिसको बोलते हैं। इसके संस्थापक का नाम सौमित्र दत्ता है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और क्वेश्चन जो पूछूँ उसका डिटेल जवाब दिया करें। थैंक यू सो मच।